ये जो CO वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन कर्व। दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन कर्व। AO वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे फ्यूजन कर्व। और BO वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे क्या? सब्लिमेशन कर्व। हम्म। एक ही मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही एलिमेंट सब्लिमेशन और फ्यूजन यानी मेल्टिंग, वो दोनों तरीके से हो सकता है वेपर में कन्वर्ट, या बस एक ही? दोनों से हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा कि आपका क्या है। एक बार में एक ही तरीके से होगा, साइमल्टेनियसली दोनों तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन अगर अलग अलग हम कंडीशंस रख दें तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चला जाए, है ना। देखो, जैसे मान लो अपन ने ये जो इवेपोरेशन कर्व है इस पे कोई एक पॉइंट ले लिया। आई टेक सम पॉइंट ऑन दिस इवेपोरेशन कर्व। इसका मतलब क्या है? वहां पे कुछ वैल्यू प्रेशर की है, कुछ वैल्यू टेम्परेचर की, कुछ वैल्यू प्रेशर की है, कुछ वैल्यू टेम्परेचर, है ना। बेटे ये उसी चैप्टर का पार्ट चल रहा है ना, कैलोरीमेट्री, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही कैलोरीमेट्री के बाद, कैलोरीमेट्री के ड्यूरिंग ही एक सेक्शन आता है क्या? ट्रिपल पॉइंट, जो अगर आपके पास एनसीईआरटी तो उसमें एक ब्लू बॉक्स के अंदर बना के दिखा हुआ। कौन से पेज पे दिया हुआ बेटे? क्या पेज नंबर है उसका? कौन सा? 287। पेज नंबर 287 पे एक ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ट्रिपल पॉइंट, है ना। तो देखो ये जो कर्व है इसमें अपन समझ रहे हैं कि ये इनका मतलब क्या है ना। जैसे ये पॉइंट है, ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है? हमें ये पता है कि किसी पानी की, जैसे अगर अपन बात करें तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी जो है वो इवेपोरेट होने लग जाता है। उसको हीट सप्लाई करेंगे तो पानी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो वो जो 100 डिग्री का टेम्परेचर होता है ना, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्रेशर को आपने 1 एटमॉस्फेरिक ही रखा और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इधर क्रॉस ओवर हो गए आप, तो पूरा का पूरा किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर स्टेट, है ना। और इसी प्रेशर पे अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म, है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उस पे क्या होगा? 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर स्टेट में। 100 डिग्री से कम कर दिया तो किस में रह जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये इस कर्व पे जो पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है।
लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दिस इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। ये किसका फंक्शन है बेटे, प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। क्या ये बात समझ में आती है, बॉइलिंग पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। मतलब अगर आप यही चीज हाइयर प्रेशर पे करना चाहोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे तक उसको ले जाना पड़ेगा, देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। और अगर प्रेशर कम कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। मान लो बॉइलिंग टेम्परेचर को हम टीबी नाम देते हैं। टीबी क्या है, टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टीबी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है। क्या होता है, एज प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये बात समझ में आती है बच्चों। वही वही लॉ है ना, तो उसमें भी तो वही प्रेशर में। वो अलग टेम्परेचर है बेटा, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस कभी कंडेंस हो सकती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती, नहीं हो सकती ना। आइडियल गैस पे तो अपन क्या मानते हैं, हमेशा के हाँ, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो मानते हैं, है ना। ठीक है, मतलब ये चीज ये बता रहा है कि ये तो लिक्विड के लिए भी ना, बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड के लिए भी तो डिफाइन करते हैं अपन, कि सिर्फ गैस के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर लिक्विड्स। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, लिक्विड स्टेट में है। मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल लिक्विड है जो कि क्या होता है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखता हूं तो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होते हो। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो उसको फिर बॉयल करने के लिए मेरे को 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखना। ये ग्राफ ये चीज बता रहा है, अगर प्रेशर कम कर दोगे तो 80 डिग्री से कम टेम्परेचर पर वो बॉयल होना चालू हो जाए। समझ में आती है बात सबको। ये हमें किससे पता चलता है, इस इवेपोरेशन कर्व CO से, है ना। अच्छा समझिए, आपने केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होगा। तो जैसे मान लो कि कोई H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद व्हाट, H2O गैस, है ना। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। इक्विलिब्रियम पहले बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ सर। पढ़ा है ना। प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा ना बेटे। क्यों, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार वो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दोगे तो इसका मतलब वो ऐसी
ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर प्रेशर कम हो, और प्रेशर कब कम होगा, जब वो मोर ऑफ इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पर तो क्या होता है, गैस की फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म की तरफ जाना है। इसका मतलब अगर अब मैं बढ़े हुए प्रेशर पे चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हो, तो मेरे को टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है ना। हाँ बेटे बोलिए। सर सर ग्राफ में ओ पॉइंट का हाँ सिग्निफिकेंस क्या होगा? अभी बताएंगे। ओ पॉइंट ही तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इसमें हम क्या है, ओ पॉइंट ही वो मेन पॉइंट है जिसके बारे में अपन पढ़ने, उसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ओ पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, ट्रिपल। देखो क्या होता है बच्चों के, पहले ये सीओ कर्व समझा अपन ने, अब एओ कर्व पे बात आते हैं, फ्यूजन कर्व पे बात आता है। फ्यूजन कर्व पे अपन ने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर है और कुछ वैल्यू किसकी है, टेम्परेचर की। इसका मतलब ये प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे क्या होता है बेटे, इस कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, मान लो आपने इतने प्रेशर पे हो, तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर पूरी तरह से किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। तो क्या ये वाला पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है ना, एनी पॉइंट ऑन द फ्यूजन। fusion curve tells us the melting point of a substance। और यहां पे क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो, मान लो इस वाले पॉइंट पे आ गए, तो प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, melting point will decrease, solid will start converting into liquid even at lesser temperature, है ना। क्योंकि आपको क्या करना है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ाना है, तो आपने क्या कर दिया, प्रेशर लगा करके वो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन को फोर्स कर दिया बढ़ने के लिए, है ना। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं अपन इसको कि क्यों, तो मुझे क्या है फिर थर्मल एनर्जी कम सप्लाई करने की जरूरत, मैंने मैकेनिकल तरीके से उसको एनर्जी ज्यादा सप्लाई कर, है ना, प्रेशर बढ़ा करके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन फ्यूजन कर्व indicates conditions required for any point on fusion curve indicates conditions required for क्या, melting, है ना। and as pressure increases the temperature of melting point decreases।
as pressure increases temperature of melting point decreases. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, मतलब जल्दी लेस टेम्परेचर पे ही मेल्ट करना चालू कर देगा। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, लेस देन 0 पे भी वो मेल्ट होने लग जाएगी, प्रोवाइडेड प्रेशर बढ़ा दोगे, है ना। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आती है। और फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, एज प्रेशर डिक्रीजेस the temperature at melting point as pressure increases the temperature at melting point क्या होगा, इंक्रीज, है ना। प्रेशर आपने रिलीज कर दिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको मेल्ट कराने के लिए, यानी टेम्परेचर आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, फिर ये बीओ जो है वो क्या है, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है, वो कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब ऐसा अचीव किया जा सकता है बाय अप्रोप्रिएटली सेलेक्टिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, we can convert a solid substance directly into gaseous form. लिख लो इसको, at appropriate conditions of pressure and temperature, at appropriate conditions of pressure and temperature, at appropriate conditions of क्या, pressure and temperature, a solid substance can be converted directly into what, gaseous form. ये बात समझ में आती है। और वो कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर जहां पर solid can be directly converted into vapor is called as sublimation, है ना। लिख लो, the process in which solid substance gets converted into solid substance gets converted into gaseous form is called as sublimation, है ना। क्या ये बात समझ में आती है मुझे? हाँ सर। अब देखिए क्या है ओ पॉइंट, क्या है देखो, व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट O?
मतलब कि देखो, मान लो ओ पॉइंट पर किसी भी मटेरियल के, जैसे वाटर के लिए, है ना, एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा कि मान लो वहां से आपने प्रेशर को सेम रखते हुए अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फॉर्म। वहां से अगर आपने प्रेशर को सेम रखते हुए टेम्परेचर को कम कर दिया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड। और वहां से आपने टेम्परेचर को सेम रखते हुए अगर प्रेशर को बढ़ा दिया तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म, है ना। ये जो कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। मतलब स्लाइटली प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करने पर एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पर है, तो बताओ वो किस फॉर्म में हो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, पूरा सॉलिड पूरा लिक्विड भी हो सकता है, पूरा लिक्विड भी हो सकता है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड भी हो सकता है कि नहीं? 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूरा लिक्विड भी हो सकता है, पूरा वेपर भी हो सकता है, आधा लिक्विड आधा वेपर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? स्लाइटली कंडीशंस को चेंज करते ही पूरा का पूरा वेपर में जा सकता है, स्लाइटली कंडीशन को चेंज करते ही पूरा का पूरा किस में आ सकता है? लिक्विड में आ सकता है। ट्रिपल पॉइंट पे क्या हो सकता है? तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, पूरा का पूरा सॉलिड भी हो सकता है, पूरा का पूरा लिक्विड भी, पूरा का पूरा गैस भी, कुछ परसेंटेज सॉलिड कुछ लिक्विड कुछ गैस भी, है ना। वहां से अगर आपने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया टेम्परेचर को सेम रखते हुए, तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। टेम्परेचर को सेम रखते हुए प्रेशर को कम कर दिया तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। प्रेशर कम कर दे पूरा गायब, वेपर, है ना। और प्रेशर को सेम रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। प्रेशर को सेम रखते हुए टेम्परेचर कम कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक पॉइंट होता है, ऐसा एक कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। लिख लो। फॉर एनी सब्सटेंस हाँ, ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू वही बताते हैं। वाटर के लिए टेम्परेचर तो होता है 273.16 केल्विन, है ना, 273.16 केल्विन। और प्रेशर जो होता है वो लगभग बहुत ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से 5.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। एक मिनट तुम्हारी बुक दो। 5 जनरली देखो क्या होता है, सॉलिड और गैस का जो इक्विलिब्रियम होता है, सब्लिमेशन कर्व, वो क्या होता है, सॉरी, लो लो टेम्परेचर पे अचीव होता है। कितने टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे अचीव होता है। मतलब 5.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 इतना कम पास्कल, है ना। लिखो बच्चों क्या है? द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर at which a given material can exist in all three forms, can exist in all three forms. So क्या can कर you please सकता है वो? repeat? The condition of pressure and temperature at which a material can exist in all three forms.
A material can exist in क्या all three, all three forms. है ना? Is called as triple point of that substance. Is called as triple point of that substance. For water triple point क्या होगा? For water triple point is 273.16 Kelvin temperature, है ना? And 0.006 atmospheric pressure, है ना? 0.006 atmospheric pressure, या इसको सॉरी 0.006 क्या पास्कल, 0.006 पास्कल. तो 0.006 पास्कल मतलब बहुत लो टेम्परेचर हो गया, बट प्रेशर बहुत लो प्रेशर हो गया, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा हो नहीं. 1 एटमॉस्फेयर मतलब अभी जो हमारे यहाँ पर प्रेशर है वो लगभग कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1.01 इंटू 10⁵ इतना पास्कल. तो दिस डिवाइडेड बाय, इसको कितने से डिवाइड करते हैं कि ये आ जाए? 10⁸ से डिवाइड कर दो लगभग. 10⁵ को 10⁸ से डिवाइड करोगे तब जाकर के कितना पहुंचोगे? 10⁻³ पे पहुंचेंगे, है ना? मतलब क्या है? एट एक्सट्रीमली लो वाटर के लिए एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे ऐसा किया जा सकता है ना? उसी एक डेटा और होता है CO2 का, लिख लो. फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड triple point is achieved at ट्रिपल पॉइंट इज अचीव्ड एट कितना? (5.11 atmospheric pressure and -56.6 degree Celsius temperature. 5 atmospheric pressure and -56.6 degree Celsius temperature. यार ये पता है क्या है? एनसीईआरटी में कुछ गलत दिया हुआ है ना? ये जो दिया हुआ है वो सही नहीं है. देखो इन्होंने ग्राफ में तो क्या कर रखा है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया हुआ, और जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? उतने ही वैल्यू को पास्कल में लिख लिया है. 0.006 का मतलब क्या होता है? 6 इंटू 10⁻³ तो होता है ना? वो सही नहीं है. इसका करेक्ट क्या है? 0.006 एटमॉस्फेयर वाला जो चीज है वो करेक्ट. ठीक है,
व्हाट इज करेक्ट? 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात समझ में आती है? प्रेशर कितना? 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर कितना? 273.16 केल्विन। ये करेक्ट वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ जो 6 × 10⁻³ पास्कल दिया हुआ है वो गलत है, वो सही नहीं। ठीक है, मतलब कि ये पास्कल नहीं है, ये क्या आएगा? इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये तुम यहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हो बेटे, ताकि बाद में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये जो तुम्हारा ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है उसका लास्ट लाइन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन देख रहे हो? 6.11 × 10⁻³ पास्कल लिखा हुआ है ना। पास्कल को काट के आप एटमॉस्फेरिक लिख सकते हो, है ना। 0.006 ATM का मतलब क्या है? 6 × 10⁻³ ही तो हुआ, नहीं? किसी की बुक में सही भी लिखा हुआ है? सबने गलत ही लिखा हुआ है ना। ये बात समझ में आती है बच्चों, है ना। ये होता है कॉन्सेप्ट किसका? ट्रिपल पॉइंट का। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे किसकी बच्चों? हीट ट्रांसफर, है ना। हीट ट्रांसफर। देखो, हमने अभी तक जो हीट के बारे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कब एक्सचेंज होती है? विच इज एक्सचेंज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू, है ना। अब बात क्या है बेटे? हीट सप्लाई करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का एक्सपेंशन होता है। ये चीज अभी तक हमने पढ़ी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसकी कैलकुलेशन अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी से कर सकते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने पर कितना परसेंटेज एक्सपेंशन हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन अपन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से कर सकते। अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों चीज पढ़ा था अपन। अब आप ये समझिए कि क्या है, अभी तक हमने ये पढ़ा भाई इतनी हीट सप्लाई कर दोगे इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ा जाएगा इतना एक्सपेंशन हो जाएगा। वो हीट सप्लाई होती कैसे, उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, और हर मैकेनिज्म में कितना टाइम लगता है हीट सप्लाई होने में, ये हमें पढ़ना। बेसिकली हम किसकी बात करना चाहते हैं बच्चों? हीट ट्रांसफर। बेसिकली इस टॉपिक का नाम तो हीट ट्रांसफर, लेकिन एक्चुअल में क्या है? हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। हीट ट्रांसफर के क्या क्या मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो जो पहला मैकेनिज्म अवेलेबल है वो होता है क्या? कंडक्शन। सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज व्हाट? रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है बेटे?
transfer of energy takes place through collisions of free electrons with atoms, molecules, or free electrons in contact. मतलब आप ऐसे समझिए कि क्या है, कोई रॉड है और हमने इसके एक एंड को क्या किया, फ्लेम के कांटेक्ट में, I place it in contact with some flame. फ्लेम के कांटेक्ट, फ्लेम का टेम्परेचर हाई, मान लो पूरी रॉड जो थी वो 20 डिग्री सेल्सियस, फ्लेम का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, क्या यहां लेफ्ट एंड का टेम्परेचर पहले बढ़ जाएगा क्या, जो कि फ्लेम के कांटेक्ट में? Yes. जो एयर मॉलिक्यूल्स sir. हैं, दे आर वाइब्रेटिंग विद अ वेरी हाई थर्मल एनर्जी, and those molecules will collide with these atoms or molecules of the rod, electrons of the rod, free electrons of the rod, और उनका टेम्परेचर कम है, मतलब वो बेचारे धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे हैं और इधर वाले तेज तेज ऑसिलेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, फ्लेम वाले जो हाई एनर्जी से ऑसिलेट करने वाले एटम्स हैं, वो कोलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी रॉड के इलेक्ट्रॉन्स और रॉड के एटम्स और रॉड को मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, तो सबसे वो फ्लेम के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में रॉड का लेफ्ट एंड के ही तो पार्टिकल था, तो सबसे पहले रॉड के लेफ्ट एंड का टेम्परेचर बढ़, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, अब रॉड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तेज एनर्जी से ऑपरेट करने लग गए, लेफ्ट वाले। अब वो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स इस राइट वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो एनर्जी यहां से यहां फ्लो होगी, फ्लेम से फ्लो हुई इधर, इधर से फ्लो होगी ऐसे। फिर जब इन वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये आगे वालों से कोलाइड करके एनर्जी उनको आगे ट्रांसफर करेंगे, तो धीरे धीरे ये हीट का फ्लो पूरी रॉड में होने लग जाएगा कि नहीं, है ना। लेकिन वहां से यहां हीट का फ्लो होने में कुछ टाइम लगेगा, राइट एंड का टेम्परेचर बढ़ने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, और राइट एंड का टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगेगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो राइट एंड भी हमको गर्म, तुरंत नहीं होगा, इट टेक सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। और ध्यान दो क्या होता है, इन कंडक्शन क्या हम बोल सकते हैं कि सम मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। In conduction, some medium is required for transfer of energy. और क्या होगा, in conduction only energy gets transferred without transfer of mass.
ओनली एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। बिना मास ट्रांसफर के सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है बेटे? एनर्जी। ये दो बातें हमें कंडक्शन के बारे में बहुत जरूरी रूप से याद रखनी है। एक तो मीडियम की जरूरत है। प्रीडोमिनेंटली दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रीडोमिनेंट मेनली इन सॉलिड्स। अरे बेटे कल तुम पीटीएम में नहीं आए थे, क्यों? फिर कोई कर पे अच्छा, सर इसमें अगर दोनों एंड पे ये करना है तो पूरा इवेंटली और ये की पड़ेगी या फिर मिडिल में की पड़ेगी? मतलब इवनली नॉन इवनली का मतलब क्या है? वो तो एक जगह अपन कर देंगे तब भी क्या होगा, टेम्परेचर तो कुछ देर बाद पूरे का ही बराबर हो जाएगा। हीट फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक मान लो इफ यू कीप द रॉड इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम क्या होगा, पूरी रॉड का टेम्परेचर फ्लेम के टेम्परेचर के बराबर होगा, नहीं? तो इवनली से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ ये बात है भाई, अगर मैंने इधर से भी गर्म करना चालू कर दूंगा तो जल्दी रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा। सोर्स बढ़ गया ना, जहां से हीट सप्लाई हो रही है, आने वाली एनर्जी बढ़ गई, तो वही काम कम टाइम में हो जाएगा, है ना? इवनली नॉन इवनली का फर्क उससे नहीं पड़ेगा कि आप एक एंड से हीट कर रहे हो या दोनों दो एंड से हीट कर रहे हो। हाँ, क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर एक साइड से मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो हीट पूरी तरह से सेकंड मतलब सेकंड एंड तक पहुंचेगी तो उसके बाद जो हीट प्रोवाइड होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो या फिर तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी वो फिर वापस जैसे फ्लो होता रहेगा। हाँ मतलब क्या होगा, देखो एक आप ये समझ सकते हो कि टेम्परेचर प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा पूरी रोड के अंदर। मतलब यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम, वहां से यहाँ जा रहे हो तो टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है, और हर क्रॉस सेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है, और कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करता है, वो जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी उस हीट से क्या होता है, उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना? हाँ अब देखो ये वाला एंड जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी, एटमॉस्फेयर का भी कुछ टेम्परेचर है ना? तो यहां से वो एनर्जी एटमॉस्फेयर को भी ट्रांसफर कर रहा होगा, है ना? तो वो प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब वहां पर क्या है, वहां पर भी कंडक्शन भी होगा और कन्वेक्शन भी होगा, रेडिएशन भी होगा, लेकिन जो विद इन सॉलिड जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज ओनली थ्रू कंडक्शन। तो इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर जहाँ से हीट दे रहे हैं उस पॉइंट से कम ही होगा। कम होगा, शुरू में तो कम ही होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? और ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पे जाकर के इसका टेम्परेचर उसके बराबर तो हो सकता है ना, Yes. ठीक है, वो हो तो सकता है। अब ये जो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर का जो रेट होता है ये कितना होता है और इसके मोड्स क्या हैं, देखो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट।
व्हाट इज स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट? ये लार्ज लेफ्ट एंड पे क्या है? लार्ज चेंबर ऑफ बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का। राइट एंड पे क्या है? लार्ज चेंबर ऑफ मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये कोई रॉड है ना। अब देखो क्या होगा बेटे, ये एंड लेफ्ट एंड क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के कांटेक्ट में है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा। राइट एंड क्योंकि आइस के कांटेक्ट में 0 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट का फ्लो होगा। लगातार इस रॉड में क्या होगा? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड हीट फ्लो होती रहेगी। हीट विल कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। मतलब वाटर से आइस को हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू दिस रॉड, है ना। और एक टाइम आएगा कि क्या होगा, ये रॉड का टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। रॉड खुद कुछ हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस उसका काम सिर्फ क्या रह जाएगा? हीट ट्रांसफर। वाटर से लिया, आइस को ट्रांसफर किया, बॉइलिंग वाटर से हीट लिया, मेल्टिंग आइस को ट्रांसफर किया। और वाटर से हीट ले रहा है तो स्टीम कंडेंस हो रही, और आइस को हीट दे रहा है तो आइस पिघल रही। लेकिन मेरे पास बहुत सारी स्टीम है, स्टीम इतनी सारी है कि वो खत्म नहीं हो रही है ना। तो इस केस में क्या होगा? इफ यू लुक एट, अच्छा अब आप ऐसे समझिए कि यहां मान लो ये मैंने कोई 2 क्रॉस सेक्शन ले लिए रॉड के, एक ये क्रॉस सेक्शन, एक ये क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन ए, एक क्रॉस सेक्शन बी। तो ए से बी कुछ हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना। इसका मतलब ए हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, बी लो टेम्परेचर पे होना चाहिए। मतलब ध्यान दो कि डिफरेंट जंक्शंस ऑफ द रॉड आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेफ्ट वालों, बिल्कुल लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर 100, बिल्कुल राइट हैंड का टेम्परेचर 0। और ये जो टेम्परेचर ऐसा नहीं होगा कि साहब 100 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और अचानक से 0 हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो कंटिन्यूअस तरीके से डिक्रीज होता जाएगा, सो दैट अक्रॉस एंड एवरी क्रॉस सेक्शन हीट का फ्लो चलता रहे। समझ रहे हैं? हर क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? हीट का फ्लो हो रहा है। मतलब आप dx डिस्टेंस जाते हो रॉड के अलोंग, तो देयर विल बी सम फॉल इन टेम्परेचर बाय सम अमाउंट dt। हर dx डिस्टेंस जाने पर dt टेम्परेचर का फॉल होगा, और वो इस तरह से टेम्परेचर प्रोफाइल पूरी रॉड में क्रिएट हो जाएगी कि अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन रेट ऑफ हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो पर सेकेंड विल बी सेम, है ना। अगर मान लो ए वाला जो क्रॉस सेक्शन है वहां से 10 जूल पर सेकेंड एनर्जी फ्लो आई, तो बी से भी कितनी एनर्जी पर सेकेंड फ्लो हो रही होगी? 10 जूल पर सेकेंड बी से फ्लो हो रही है। किसी भी आगे वाले से भी 10 जूल पर सेकेंड ही एनर्जी फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है? जैसे ए और बी के बीच में जो रॉड का पार्ट है
वो कोई एनर्जी ना तो कंज्यूम कर रहा है, ना ही उससे कुछ एनर्जी जा रही है। जितना टेम्परेचर उसका बढ़ना करना था उतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब उसका वो इट इज नॉट नाइदर एब्जॉर्बिंग हीट नॉर सप्लाइंग हीट, है ना। तो सच अ स्टेट ऑफ हीट फ्लो इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेडी Steady. स्टेट। स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट में हम क्या लिखेंगे? इन स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट, different cross sections of conducting rod will be at different temperatures but their temperatures remain constant with time। उनका टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा, है ना। वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सेम है, पूरे मटेरियल की कंडक्टिविटी सेम है, तो जो रेट ऑफ फॉल है वो भी सेम रहे, है ना। उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट नोट कर लिया ना बच्चों? Yes, sir. हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है ये वाला पार्ट रब हाँ कर दो, सर। राइट वाला। Yes, sir. है ना। अगला पार्ट क्या है बेटे? स्टेडी स्टेट फ्लो में एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो? इन स्टेडी स्टेट heat flow through a rod the rate of heat flow या heat flow per second, the rate of heat flow या क्या heat flow per second remains constant with rate of heat flow या heat flow per second is same at all cross section। Net heat absorbed at any cross section is zero। Net heat absorbed at any cross section is zero। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर नेट हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? ये जीरो ही रहेगी, है ना। ऐसे केस में
अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसका एक एंड कुछ हाई टेम्परेचर पे है TH, दूसरा एंड लो टेम्परेचर पे है T लो, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा dQ/dt वो किसके बराबर होगा? KA इंटू T हाई माइनस T लो डिवाइडेड बाई L। where A is area of cross section, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अगर ज्यादा थिक रॉड हुई तो पर सेकंड ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, है ना। एल तो लेंथ, ये तो क्लियर है ही सही अपने पास। के क्या है? के इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या कहेंगे बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी। की मटेरियल डिपेंडेंट। के डिपेंड्स ऑन मटेरियल। Metals have high thermal conductivity than non-metals. सर आपने इक्वेशन का LHS में क्या लिखा है? डी LHS में, LHS भी बता रहा हूं। Metals have higher thermal conductivity than non-metals. ये dQ/dt क्या है बच्चों? dQ को आप ऐसे समझ सकते हो, dQ is amount of heat energy that flows through any cross section of rod in dt time. Amount of heat energy that flows through any cross section of rod in dt time. तो dQ/dt क्या हो जाएगा? एक सेकंड में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, dt टाइम में dQ एनर्जी फ्लो हुई, तो एक सेकंड में कितनी फ्लो होगी? dQ/dt को आप हीट करंट भी बोल देते। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज पर सेकंड। ये क्या है? एनर्जी पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी? LHS की यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, मतलब वॉट। dQ/dt की क्या यूनिट है? वॉट।
अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है? वॉट पर मीटर केल्विन। कैसे निकालोगे बेटे? ये वॉट है, ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो ऊपर एक मीटर बच गया। तो ए और डेल्टा टी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर केल्विन, है ना? हाँ बेटे, डिग्री सेल्सियस। कोई डेल्टा टी तो केल्विन में निकालो, चाहे डिग्री सेल्सियस, एक ही बात होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। जहां भी आपके पास डेल्टा टी आ रहा है ना बेटे, वहां पर क्या है, आप पर केल्विन भी लिख सकते हो, पर डिग्री, है ना? जहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा वहां पर हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है आप कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये किसके लिए लगेगा? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्टेडी स्टेट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा ना जब हर जगह एरिया सेम हो, है ना? अगर एरिया अलग अलग उबड़ खाबड़ रॉड हो गई, मतलब इस तरह की हो गई मान लो, ऐसे में अगर मेरे को डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू लिखनी है, इसमें सबसे पहली बात तो अपने को ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे आप ये लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, क्या हम बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है बच्चों? लेकिन रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड, वो नहीं बढ़ रहा, वो कांस्टेंट रहता है ना? इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या है? हीट फ्लो पर सेकेंड, द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज सेम। मान लो मैं इसे नाम दूं क्रॉस सेक्शन 1, ये क्रॉस सेक्शन 2, ये क्रॉस सेक्शन 3, तो डी क्यू बाई डी टी at 1 has to be same as dq by dt at 2 is same as dq by dt at 3। ये सेम होना चाहिए सब, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो बच्चों? तभी हम उसको स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं, है ना? तभी हम उसको स्टेडी स्टेट बोल सकते हैं। बट हाउ विल वी राइट इट? इसको लिखेंगे कैसे, है ना? इसको लिखोगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको डी क्यू बाई डी टी एट क्रॉस सेक्शन 1 लिखना,
तो टू राइट डी क्यू बाई डी टी एट क्रॉस सेक्शन 1 आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 क्रॉस सेक्शन है इसके पास में एक स्मॉल लेंथ ऑफ द रॉड कंसीडर करनी पड़ेगी dx। क्या करनी पड़ेगी बेटे, एक स्मॉल लेंथ ऑफ द रॉड कंसीडर करनी पड़ेगी dx। और अगर मान लो ये dx लेंथ जाने पर टेम्परेचर में ड्रॉप आ जाता है कुछ d कैपिटल T, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो को लिखेंगे Ka dt बाई dx, है ना। व्हाट इज dt, इनफैक्ट पता है यहां पर एक माइनस साइन भी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, माइनस साइन क्या बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो विल बी द डायरेक्शन इन विच टेम्परेचर डिक्रीजेस। जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, उस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो, है ना। ये जो dt, वैसे तो dt और dx क्या है, dt को हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर ऑन मूविंग लेंथ कितना dx, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ऑन मूविंग अ लेंथ, dx लेंथ जाने पर जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो, और dt बाई dx क्या हो जाएगा, dx लेंथ जाने में dt चेंज आया है तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जाने में कितना चेंज आ जाएगा। dt बाई dx की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन पर मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इसको हम बोलेंगे dt बाई dx, बेसिकली क्या बताता है, इसका नाम होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका क्या नाम होता है बेटे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बेसिकली होता किसके बराबर है, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, है ना। हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो will be in the direction where temperature gradient is negative। देखो अगर आप इसको पॉजिटिव लाना चाहते हो तो dt बाई dx को नेगेटिव रखना पड़ेगा ना। अगर dq बाई dt को पॉजिटिव लाना चाहते हो तो dt बाई dx को नेगेटिव रखना पड़ेगा। dt बाई dx नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आ पाए, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो हम क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन में होता है जिधर नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा, है ना। हीट का फ्लो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है बच्चों, नेगेटिव है। मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। Direction of heat flow will be in the direction where temperature gradient is negative or the direction in which temperature decreases। लेकिन ऐसा हमें सिर्फ तब करना पड़ता है जबकि क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एरिया। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो आप डायरेक्टली Ka डेल्टा T बाई L कर सकते। एरिया मतलब
नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, फिर वो कैसा भी हो सकता है। मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस तरह की रॉड के लिए भी एप्लीकेबल। मान लो ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू हीट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए भी आप क्या है, ये एक्सप्रेशन तो अप्लाई कर सकते। आपको जहां पर भी लिखना है, जैसे यहां पर लिखना है हीट फ्लो, तो इधर का एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये कितना आ रहा है, यहां से dx डिस्टेंस जाने पर कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। अगर मान लो राइट में जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट फ्लो राइट में होगा, अगर लेफ्ट में जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हीट फ्लो लेफ्ट में। समझ में आती बात? अब देखो इसका क्या महत्व है, इसका ये, इस फॉर्मूले का ये इंपॉर्टेंस है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट फ्लो, है ना। मतलब कि जैसा क्या है, लेट्स से वी हैव दिस रूम, है ना, और रूम की जो ये जो वॉल है, ये बाहर की एयर के कांटेक्ट में है ना, और बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो क्या होगा, यहां से हीट फ्लो किधर होगा, तो द एयर इनसाइड दिस रूम विल ऑल्सो गेट कोल्डर, उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है ना। अब मान लो कि यू आर इन अ वेरी कोल्ड प्लेस, कुछ हिल स्टेशन जैसी जगह पे, बाहर टेम्परेचर -5 -6 डिग्री चल रहा है, और यहां से हीट फ्लो बाहर होगा, ये बॉडी तो इसके कांटेक्ट में, तो आपकी बॉडी से इधर हीट फ्लो होगा, है ना। तो क्या है, हम चाहेंगे कि भाई ये जो हीट का फ्लो हो रहा है, होगा तो सही, टाइम लगे उसको हीट फ्लो होने, बहुत जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जाए। क्योंकि अभी मान लो लेट्स से कि रात का टाइम है, सुबह होगा, सूरज निकलेगा, तो क्या है, फिर से बाहर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तब तक हीट फ्लो का जो रेट है वो कंट्रोल में रहे। और देखो क्या होता है कि अपन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ हीटर वीटर लगाते हैं हम, तो वो हीटर क्या करता है, रूम को एनर्जी सप्लाई कर देता है, रूम से एनर्जी जा रहा है बाहर, और हीटर ने एनर्जी सप्लाई कर दी किसमें, रूम में, रूम से एनर्जी जा रही है बाहर, और हीटर सप्लाई कर रहा है रूम को एनर्जी। अब अगर मान लो कि बहुत तेजी से एनर्जी रूम से बाहर जाएगी, तो वो हीटर को भी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आइदर यू विल हैव टू यूज अ वेरी हाई वोल्टेज हीटर, या फिर वो जो हीटर आपका होगा वो सफिशिएंटली रूम को गर्म नहीं रख पाए, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक तो जिन जगहों पर ऐसा टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होता है, वहां की एक तो दीवार मोटी बनानी, थिकनेस हैज टू बी हाई, लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो कम रहेगा, है ना। दूसरा, ऐसे मटेरियल की बनाओ कि उसकी कंडक्टिविटी कम, कंडक्टिविटी कम चाहेंगे ना हम, तो चाहेंगे कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हीट फ्लो कम हो, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, कम हो। और देखो कंडक्टिविटी को कम करने का अच्छा तरीका क्या होता है कि आप, अब जैसे देखो मजबूती के लिए आपको तो कुछ पर्टिकुलर मटेरियल तो चुनना ही पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करते हो, उसमें कुछ मटेरियल बना दिया, फिर इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इंसुलेशन मतलब इसके बाद हमने कोई फोम भी चिपका दिया, फोम थोड़ी सी थिकनेस में, फिर उसके ऊपर लकड़ी भी लगा दिया, तो क्या होगा, हीट को कई लेयर्स से होकर के जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, हीट को क्या करना पड़ेगा, कई लेयर्स से होकर के जाना पड़ेगा, तो हीट फ्लो का रेट जो है वो कम हो जाएगा, है ना।
और इनफैक्ट उन लेयर्स के बीच में अगर कुछ एयर गैप भी है तो वो एयर गैप भी एक तरीके से लो कंडक्टिविटी मीडियम का काम करेगा और वो भी हीट फ्लो की रेट को काफी कम करेगा। मतलब लेट्स से कि क्या है, आपको ठंड लग रही है, आप एक बेडशीट ओढ़ के सो रहे, आपने अगर एक और बेडशीट ओढ़ लिया तो काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत मोटा सा ब्लैंकेट वगैरह ही ओढ़ के सो। 2 बेडशीट्स विल बी क्वाइट इफेक्टिव। क्यों? वो बेडशीट तो उनके बीच का एयर गैप भी एक तरीके से क्या है, एक लो कंडक्टिविटी वाले मीडियम का काम करता है, तो जो कि हीट फ्लो की रेट को काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है ना। हमारी बॉडी के लिए जो है वो, जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, सांस हम ले रहे हैं, वो बेसिकली हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है लगातार, है ना। तो उस मशीन को ज्यादा लोड ना पड़े उस पे, इसके लिए हीट जो हमसे जो हीट फ्लो बाहर होगा ठंडी समय पर, वो हम चाहते हैं कि वो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहे, इन कंट्रोल रहे, है ना। इसलिए हम कपड़े वपड़े सब पहन के रखते। अच्छा, अब क्या है, देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए, क्या सिंपल सी बात है कि ये रॉड है, इसका एक एंड हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है किसके, 100 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग वाटर, और एक एंड मैंने कांटेक्ट में रखा हुआ है किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस की मेल्टिंग आइस, है ना। मान लो इस पूरी रॉड की लेंथ है कुछ L, है ना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट चल रहा है ना। हमें पता लगाना है find the temperature at a cross section of the rod at a distance x from the left end. At a distance x from the left end. तो कैसे पता करेंगे बच्चों? देखो सिंपल सी बात है कि पूरी रॉड में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम है ना, है या नहीं? X will lie somewhere between 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें कि एक बार इसको हॉट एंड और इसको कोल्ड एंड लेकर के रेट ऑफ हीट फ्लो लिख देते हैं। A B C, ये 3 पार्ट में पूरी रॉड को डिवाइड कर, A से B तक फ्लो ऑफ हीट कितना आ जाएगा, क्या इसको मैं K इंटू एरिया इंटू 100 माइनस T/X ऐसा लिख सकता हूं? और क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, K A
इंटू 100 माइनस 0/L। पूरी रॉड में ये किसी भी दो क्रॉस सेक्शन के बीच में लिखो तो वो जो पूरी रॉड में फ्लो हो रहा है वो वही आना चाहिए, क्योंकि सर स्टेडी स्टेट है। L माइनस एक्स अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो फिर T माइनस 0 लेना पड़ेगा। देखो मैंने L ले लिया ना, सर ओके, पूरा 100 ये माइनस 0 लेंथ ले लिया, ओके ओके, हाँ सर समझा। पूरा L ले लिया तो इसलिए 100 माइनस 0। यस सर यस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के ए से के ए कैंसिल हो जाएगा और आपको इधर मिल जाएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू 100x/L या 100 माइनस 100x/L इक्वल टू टी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 1 माइनस x/, देखो आप देखो x को 0 रखो, टेम्परेचर कितना मिल जाएगा 100। x को L रखो, टेम्परेचर कितना मिल जाएगा 0। x को L/2 रखो, टेम्परेचर 50 डिग्री। नहीं, अलग अलग x की वैल्यू रखते जाओगे, अलग अलग टेम्परेचर आपको इस एक्सप्रेशन से मिलता चला, है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यूनिट मीटर में कितना टेम्परेचर का ड्रॉप आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, dt/dx की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना, है ना। पर मीटर ड्रॉप इन टेम्परेचर विल बी क्या, विल बी कांस्टेंट। पर मीटर ड्रॉप इन टेम्परेचर जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटे, कांस्टेंट। फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मीटर ड्रॉप इन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो L लेंथ में कितना ड्रॉप आ रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप इन लेंथ L या टेम्परेचर डिक्रीज इन लेंथ L, ये कितना है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 मीटर 100/L, नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इन लेंथ x, ये कितना आ जाएगा 100x/L, है ना। कैमरा बंद। तो यहां पे एट ए टेम्परेचर कितना था, एट ए टेम्परेचर वॉज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब एट डिस्टेंस x टेम्परेचर हो जाएगा 100 माइनस सर 100x/L। हाँ बोलो बेटे। ऑफ हो गया है सर, आपका वीडियो ऑफ ठीक। हो गया है। एक मिनट एक मिनट। हाँ। देखो हम कहां तक सुना था तुमने, स्टार्ट से कर दो टेम्परेचर डिक्रीज। स्टार्ट से बता देते हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एल लेंथ में टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, पूरा 100 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज हो रहा है। Yes.
टेम्परेचर डिक्रीज इन लेंथ L इज कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 मीटर कितना होगा 100/L। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इन लेंथ x कितना होगा 100x/L। इतना डिक्रीज हो रहा, कितना था यहां पे, कितना था 100, तो 100 में से 100x/L सब्ट्रैक्ट कर दो। Yes. तो इसका मतलब टेम्परेचर एट डिस्टेंस x कितना हो जाएगा 100 माइनस 100x/L, या 100 इंटू 1 माइनस x/L, ये ऐसा हो जाएगा। Yes. है ना। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अपन किसके लिए लगा सकते हैं, Uniform cross section. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए अपन ऐसा कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम कंडक्टिविटी, के भी सेम होना चाहिए, के भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर क्लास का टाइम हो गया। क्या क्लास का टाइम हो गया क्या, कितना हो क्लास गया कब तक? यार, अभी 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। नहीं, देखो क्या है, मान लो ये एंड जो है वो किसी हाई टेम्परेचर पे है TH, और ये एंड किसी लो टेम्परेचर पे है T लो, है ना। और ये K1 कंडक्टिविटी का मटेरियल है, ये K2 कंडक्टिविटी का। ठीक है। टू rods of different materials having conductivities K1 and K2 are connected between two reservoir, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर्स बोलते हैं। रिजर्वॉयर्स मतलब वो उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि उसका टेम्परेचर हमेशा TH बना रहता है, इसका टेम्परेचर हमेशा T लो बना रहता है ना। जैसे अपन ने बताया था ना, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे, या आइस एट 0 डिग्री, बहुत सारी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत सारा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अ रिजर्वॉयर ऑफ हाई टेम्परेचर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज रिजर्वॉयर ऑफ लो टेम्परेचर। तो हमें क्या लिखना है, कैलकुलेट द थर्मल करंट थ्रू दीज रॉड्स। Calculate the thermal current through these rods. यहाँ पर आप कुछ टेम्परेचर मानना पड़ेगा आप, जंक्शन डिवाइड कर देंगे इसको। लेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज T, है ना। rods की लेंथ यूनिफॉर्म सेम होगी। लेंथ भी मान लो अलग अलग दे दी गई है, L1 L2। क्रॉस सेक्शन का एरिया भी मान लो अलग अलग दे दिया गया है, A1 है ना। और साइड से हीट फ्लो, हीट का लॉस नहीं हो रहा है ना, हीट का फ्लो सिर्फ अलोंग द रॉड। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली वाली रॉड में हम रेट ऑफ हीट फ्लो क्या लिखें,
dq/dt फॉर रॉड 1, क्या ये K1A1 इंटू TH माइनस T/L1 ऐसा आ जाएगा? क्या बेटा, इसको आप I नाम दे दीजिए। I स्टैंड्स फॉर व्हाट? थर्मल करंट। क्यों? है ना? इसका मतलब TH माइनस T को मैं क्या बोल सकता हूं? I इंटू L1 डिवाइडेड बाई K1A1। बोलिए। सर रॉड 2 के लिए dq/dt क्या होगा? K2A2 into K2A2 इंटू T माइनस T लो TL. डिवाइडेड बाई L2। क्या ये वैल्यू भी I ही आनी चाहिए? रेट ऑफ हीट फ्लो तो दोनों के थ्रू सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू K2A2 इंटू T माइनस T लो बाई L2। दैट मीन्स I इंटू L2 डिवाइडेड बाई K2A2 इज T माइनस T लो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। या आप इसको ऐसे लिख लो, क्या? T माइनस T लो इक्वल टू I इंटू L2 अपॉन K2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस स्मॉल टी आ रहा है, यहाँ पे प्लस स्मॉल टी आ रहा है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे आपस? तो LHS में क्या बन जाएगा? T हाई माइनस T लो इक्वल टू I इंटू क्या आ रहा है? I कॉमन आ जाएगा, 1/K1 L1/A1 प्लस 1/K2 L2/A2। तो I को क्या लिख लोगे आप? T हाई माइनस T लो अपॉन 1/K1 L1/A1 प्लस 1/K2 L2/A2, है ना? ये बात समझ में आती है? देखो ये फॉर्मूला पता है ऐसा है, एज इफ आपने कुछ ऐसा लिख दिया, मतलब 1/K1 L1/A1 को मैंने क्या बोल दिया? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड 1, और 1/K2 L2/A2 क्या हो गया? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड 2, as if there are two resistors which are connected in series। ये ऐसा हो रहा है जैसे कि क्या है, दो रेजिस्टर्स जो हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में। एक का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, है ना? और रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा?
थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/K L/A, 1/K L/A। और सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, क्यों? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/K L/। तो अब अगर आगे से आपको करना पड़े तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे? रॉड 1 का थर्मल रेजिस्टेंस निकाला 1/K1 L1/A1, रॉड 2 का निकाला 1/K2 L2/A2, और रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन R1 प्लस। जैसे करंट को V/R लिखते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे ही थर्मल करंट को क्या लिखोगे? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। उसको लिखेंगे क्या? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आती बात? ठीक है, इसको याद रखना है भाई, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, है ना? अच्छा, अगली क्लास के लिए होमवर्क क्या होगा बच्चों आपका? जो वर्क पावर एनर्जी की शीट है ना, वर्क पावर एनर्जी, उसका आपको क्या करके लाना है? तो सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के सारे ऑड नंबर वाले क्वेश्चन करके लाना है, ऑल ऑड नंबर क्वेश्चन। सर एडवांस शीट का कौन सी शीट है तुम्हारे पास? सर मेंस वाले के पास मेंस की शीट है। एडवांस शीट है और मेंस वालों ओके, तो तुम तो अपनी अपनी शीट का ऑड नंबर क्वेश्चन कर सकते, ठीक है? सर एक्सरसाइज then we 1 will पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटे। के